अच्छा भाई, जैसे कि आप सबको बताया था कि आज की जो क्लास होगी इसमें हम दो चैप्टर्स को एक साथ डिस्कस करेंगे। एक चैप्टर फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, और दूसरा जो है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 है केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। बेटा दोनों में जो कॉमन टॉपिक्स हैं और जो मेन टॉपिक्स हैं वही कॉमन टॉपिक्स हैं, उनको हम एक साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, तो जो भी स्टूडेंट ये क्लास ले रहा है उसको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर वो सिर्फ इसको बायोलॉजी के चैप्टर के हिसाब से देखेगा तो उसको काफ़ी चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी। ठीक है बेटा, और वो केमिकल एस्पेक्ट होगा जो कि बेसिकली केमिस्ट्री का पार्ट है, तो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाएगा। प्लस बेटा इसमें इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को इसीलिए इनवाइट किया था मैंने, क्योंकि बेटा एनईडी में कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह से काफ़ी अच्छे सवाल आए हैं। प्लस बेटा जो बायो के स्टूडेंट्स एनईडी का टेस्ट देंगे फॉर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, तो ऑब्वियसली बेटा उनका सारा सब कुछ सेम ही होता है, सिवाय मैथ्स की जगह बायोलॉजी सेक्शन होता है, तो केमिस्ट्री सेक्शन वैसा ही होता है। और देखा गया है कि केमिस्ट्री सेक्शन को, क्योंकि एनईडी में कैलकुलेशन वगैरह तो ज़्यादा आती नहीं है, आई भी तो कैलकुलेटर अलाउड होता है सबको पता है, लेकिन बाकी ये होता है कि इंजीनियरिंग के बच्चों को फंसाने का आसान तरीका यही होता है कि आप बायो केमिस्ट्री में से अगर दो सवाल भी डाल दो 25 में से, तो वो सवाल अक्सर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स नहीं कर पाते। और क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उन्होंने उसको पढ़ा ही नहीं होता। ठीक है बेटा, तो इंशाल्लाह हम कॉमन टॉपिक्स ऑफ बोथ द चैप्टर्स विल बी डिस्कस्ड इन दिस क्लास। ठीक है, स्लाइड पे तो ये लिखा हुआ है एमकेट बायोलॉजी चैप्टर 2। बेसिकली ये स्लाइड्स एकेयू सिलेबस के हिसाब से बनाई हुई हैं, और एकेयू के सिलेबस के हिसाब से बनी हुई स्लाइड्स आपकी दोनों चीज़ों को कवर कर देंगी, आपके बायोलॉजी का चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स भी, और आपके केमिस्ट्री का चैप्टर केमिस्ट्री ऑफ लाइफ भी। ठीक है भाई, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल what we are going to discuss is biochemistry, because this chapter belongs to the branch of biology called biochemistry. So first of all, what is biochemistry? So the chemical compounds of living organisms are called biological molecules, and the study of biological molecules and their metabolism in living bodies is called biochemistry. बेटा जैसे कि आप जानते हैं कि इस यूनिवर्स में मौजूद, आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि इस यूनिवर्स में दो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। हर चीज़ या तो ओनली एनर्जी है या मैटर प्लस एनर्जी है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी बेटा मैटर से बने हुए हैं, केमिकल कंपाउंड से बने हुए हैं। ठीक है बेटा, और वो केमिकल कंपाउंड्स कहलाते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स या बायोमोलिक्यूल्स। और उन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की केमिस्ट्री और उनके रिएक्शंस, लिविंग सिस्टम में उनके रिएक्शंस जिसे क्या कहा जाता है, मेटाबॉलिज्म, उसकी स्टडी को क्या कहा जाता है, बायोकेमिस्ट्री। तो बेटा इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जरा टर्मिनोलॉजीज को जमा करते रहिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या हैं? मैंने आपको बताया कि केमिकल कंपाउंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी वो केमिकल कंपाउंड्स जिनसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने हैं वो क्या कहलाते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। और उन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की केमिस्ट्री और उनके रिएक्शंस को बायोकेमिस्ट्री में कहते हैं मेटाबॉलिज्म। उसकी स्टडी क्या कहलाती है बेटा, बायोकेमिस्ट्री। और मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए काम की बात यह है कि बेटा जब आप इंशाल्लाह, आप में से जो स्टूडेंट्स एमबीबीएस में जाएंगे, बीडीएस में जाएंगे, फार्मडी में जाएंगे, डीपीटी में जाएंगे, यानी कि जो क्लिनिकल साइंसेज में जाएंगे, तो उन्हें पता ही चलेगा कि फिजियोलॉजी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है। कहते हैं जी फिजियोलॉजी इज द बेसिस ऑफ मेडिसिन, और फिर ये पता चलता है कि बायोकेमिस्ट्री इज द बेसिस ऑफ फिजियोलॉजी। तो रिमेंबर, बायोकेमिस्ट्री जो है ना वो नॉर्मल बॉडी फिजियोलॉजी जो होती है, नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग की बेसिस है। फार्माकोलॉजी, मेडिसिन, ड्रग्स की स्टडी की बेसिक्स है। ठीक है, और इस तरह से पूरी बेटा क्लिनिकल साइंस की बेसिक्स है। तो बायोकेमिस्ट्री इन दिस वे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा आप जो डायग्नोस्टिक टेस्ट कराते हो, जैसे आप ब्लड टेस्ट कराते हो अपने, तो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है हीमाटोलॉजी। हीमाटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ ब्लड। आप अपना एलएफटी कराते हो, लिवर फंक्शन टेस्ट, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है बायोकेमिस्ट्री। यूरिन डीआर कराते हो, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है बायोकेमिस्ट्री। ठीक है बेटा, डायबिटीज के टेस्ट कराते हो, एफबीएस, आरबीएस, किडनी फंक्शनिंग टेस्ट कराते हो, यूरिया, क्रिएटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट, सबके ऊपर हेडिंग होती है बायोकेमिस्ट्री। तो बेसिकली बायोकेमिस्ट्री बेटा ना सिर्फ फिजियोलॉजी की, फार्माकोलॉजी की, बल्कि मेडिसिन की भी बेसिस है। ये बात याद रखिएगा। और
जाहिर है बेटा केमिकल कंपाउंड्स किससे बने हुए होते हैं, एलिमेंट्स से। और बेटा वो एलिमेंट्स जिनसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बने हैं उन्हें बायोजेनिक एलिमेंट्स या बायो एलिमेंट्स कहा जाता है। ठीक है भाई। अब देखो लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल जिसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, बेसिकली ये टर्म किसके लिए यूज होती है, प्लांट सेल के लिए। आपको पता है बेटा एनिमल की बॉडी के सेल्स एनिमल सेल्स, प्लांट की बॉडी के सेल्स प्लांट सेल्स। प्लांट सेल में सेल वॉल नॉन लिविंग पार्ट है, उसको हटा दो तो बाकी सब कुछ लिविंग है, जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म मेनली जो है वो पानी से बना हुआ होता है, जिसमें 70 to 90% पानी ही होता है। अच्छा जी, अगर सारा पानी हटा दें, एवापोरेट कर दें, जैसे हम केमिस्ट्री में करते हैं ना, सॉल्यूशन सेल के अंदर का सारा पानी एवापोरेट कर दें, तो जो बच जाएगा उसे कहते हैं ड्राई वेट ऑफ सेल। ठीक है भाई, जो बच जाएगा उसे क्या कहते हैं, ड्राई वेट ऑफ सेल। और वो ड्राई वेट ऑफ सेल जिन कंपाउंड्स और आइंस से बना हुआ है वो बायो एलिमेंट्स हैं। तो बायो एलिमेंट्स को हमने दो तरह से डिफाइन कर दिया। एक तो सिंपल सी बात है कि भाई बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जिन एलिमेंट्स से बने हैं वो एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, बायो एलिमेंट्स। दूसरी बात आपको क्या बताई कि अगर सेल का सारा पानी एवापोरेट कर दिया जाए तो अब जो बचेगा ड्राई वेट ऑफ सेल, वो जिन कंपाउंड्स और आइंस से बना हुआ है वो बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब बेटा पीरियोडिक टेबल के अंदर 92 नेचुरल एलिमेंट्स हैं, नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स। उसके अलावा जो है बेटा वो सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं। एटॉमिक नंबर 92 के बाद जो भी एलिमेंट्स हैं वो सिंथेटिक है। उन 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स में से अगर सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात की जाए तो 25 एलिमेंट्स लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं। ह्यूमन बॉडी में 16 होता है बेटा, ये 6 से पहले 1 लगा लीजिएगा। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में कितने होते हैं, 16। और उन 16 एलिमेंट्स को हम ह्यूमन बॉडी में पाए जाने वाले 16 एलिमेंट्स की बात करेंगे, उनको हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, मेजर, माइनर और ट्रेस एलिमेंट्स। ठीक है बेटा, मेजर एलिमेंट्स, माइनर एलिमेंट्स और ट्रेस एलिमेंट्स। बेटा मेजर एलिमेंट्स वो हैं जो 99% ऑफ प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। और यहाँ पे बेटा हमारी बायो की बुक में परसेंटेज गलत लिखी हुई है, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। ठीक है बेटा, मेजर बायो एलिमेंट्स कौन से हैं जो 99% ऑफ प्रोटोप्लाज्म फॉर्म कर रहे होते हैं। इसके अंदर बेटा ऑक्सीजन है पहले नंबर पे, जिसकी परसेंटेज कितनी है, 65। कार्बन है जिसकी परसेंटेज है 18। हाइड्रोजन है जिसकी परसेंटेज है 10। अच्छा, आप अगर बायो की बुक का चार्ट देखोगे तो उसमें पहले नंबर पे कार्बन लिखा हुआ है 18, दूसरे नंबर पे हाइड्रोजन लिखा हुआ है 9.9, चलो 10% कर लिया उसको। तीसरे पे ऑक्सीजन लिखा हुआ है 6.5, बेटा ये गलत है, पॉइंट हटा दें। 65% ऑक्सीजन है जो कि पहले नंबर पे आता है, 18% कार्बन है, 10% हाइड्रोजन है, 3% नाइट्रोजन है। अच्छा, बायो की बुक में फिर फॉस्फोरस, सल्फर है। बेटा मेजर एलिमेंट्स में कैल्शियम आता है, कैल्शियम की परसेंटेज 2 है और फॉस्फोरस की 1 है। अब आप इन सबको ऐड कर लेंगे तो 99 बनेगा। तो 99% ऑफ प्रोटोप्लाज्म जो है वो किससे बना हुआ है, मेजर एलिमेंट्स, इन 6 एलिमेंट्स। ठीक है, माइनर एलिमेंट्स, माइनर बायो एलिमेंट्स उन्हें कहा जाता है जो लेस देन 1% ऑफ प्रोटोप्लाज्म फॉर्म करते हैं। इसके अंदर बेटा पोटेशियम आता है 0.35% है, सल्फर आता है 0.25%, क्लोरीन आता है 0.15%, सोडियम भी 0.15%। बेटा नोट कीजिएगा सोडियम की और क्लोरीन की परसेंटेज क्या है, सेम, बिकॉज NaCl के फॉर्म में ही पाए जाते हैं। ठीक है, और मैग्नीशियम होता है बेटा 0.05%। ट्रेस एलिमेंट्स के अंदर आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक और आयोडीन आते हैं। ट्रेस एलिमेंट्स वो हैं जो सिर्फ 0 पॉइंट मिलकर, सारे मिलकर 0.01% ऑफ प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं बेटा, ट्रेस एलिमेंट्स। ठीक है, इसमें आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक और आयोडीन आता है। इस तरह बेटा अगर आप गिने तो हमने मेजर में कितने पढ़े थे, 6। ठीक है बेटा, माइनर में हमने पढ़े 5, 6 और 5 11, ट्रेस में 5, 16। तो दीज आर द 16 एलिमेंट्स फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है बेटा। अच्छा भी देखिए, ऑल द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है भाई, सारे के सारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो हैं
वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। 4 मेजर ग्रुप्स आप सब जानते हैं कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड इज नॉट द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री सिलेबस, so that's how I said we have to study these 3 major topics, carbohydrate, protein and lipid। तो बेटा जो 4 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के ग्रुप्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड, चारों के चारों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और बेटा आप सब लोगों ने सेकेंड ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है, सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक्स जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, जो कि लिविंग सोर्स से हासिल होते हैं सर। ठीक है भाई, सबको पता है ये बात कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, जो कि किससे हासिल होते हैं बेटा, लिविंग सोर्स से। और ये बहुत अहम बात बताने जा रहा हूं कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का हर ग्रुप, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, लिपिड हो या न्यूक्लिक एसिड हो, बेटा 2 तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के हर ग्रुप में। एक होते हैं बेटा बड़े बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल्स या पॉलीमर्स, दूसरे होते हैं बेटा छोटे छोटे माइक्रो मॉलिक्यूल्स या मोनोमर्स। रिमेंबर, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के हर ग्रुप में 2 तरह के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स बड़े बड़े जिन्हें पॉलीमर्स कहा जाता है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे जिन्हें मोनोमर्स कहा जाता है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स या मोनोमर्स हैं, जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से, इन्हीं के जुड़ने से मैक्रो मॉलिक्यूल्स या पॉलीमर्स बनते हैं। और ये पॉलीमर्स बड़े मॉलिक्यूल्स, इन्हीं के टूटने से छोटे मॉलिक्यूल्स या मोनोमर्स बनते हैं। और ये इंटर कन्वर्जन बॉडी में चलती रहती है, पॉलीमर से मोनोमर, मोनोमर से पॉलीमर। मैंने क्या बताया, हर ग्रुप के अंदर 2 तरह के मॉलिक्यूल है, बड़े मॉलिक्यूल्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स पॉलीमर्स, छोटे मॉलिक्यूल्स माइक्रो मॉलिक्यूल्स मोनोमर्स। बेटा मोनोमर्स जुड़ते हैं तो पॉलीमर बनते हैं, पॉलीमर टूटते हैं तो मोनोमर बनते हैं, एंड दिस इंटर कन्वर्जन keeps on going in living body, keep this in your mind। और बेटा ये इंटर कन्वर्जन जिस प्रोसेस से होती है वो प्रोसेस है कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलिसिस। अब बेटा इतना आप सबको याद होना चाहिए, आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा था कि भाई कंडेंसेशन से कौन सी कन्वर्जन होनी है और हाइड्रोलिसिस से कौन सी कन्वर्जन होनी है। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का मेथड है, यानी बेटा जब ये छोटे मॉलिक्यूल्स मोनोमर्स आपस में जुड़ते हैं और बड़े मॉलिक्यूल्स पॉलीमर्स फॉर्म करते हैं, तो ये कंडेंसेशन से होगा। और बड़े मॉलिक्यूल्स यानी कि पॉलीमर्स जो टूटते हैं छोटे मॉलिक्यूल्स में, वो हाइड्रोलिसिस से होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा कंडेंसेशन, द कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोमर्स इनटू पॉलीमर टेक प्लेस बाय कंडेंसेशन। द लिविंग बॉडी में जो मोनोमर्स जुड़कर बड़े मॉलिक्यूल पॉलीमर बनाते हैं वो कैसे होता है, बाय कंडेंसेशन। और बेटा ये कैसे होगा, इट इंक्लूड्स द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वन मोनोमर and OH from other monomer resulting in the formation of bond between monomers। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा, जो 2 मोनोमर्स है ना, एक मोनोमर में से H निकलेगा, दूसरे मोनोमर में से OH निकलेगा, और इस तरह क्या होगा, दोनों की वैलेंसी फ्री होंगी और आपस में क्या फॉर्म हो जाएगा, बॉन्ड, जिससे मोनोमर्स आपस में जुड़ जाएंगे। मोनोमर्स के जुड़ने से क्या बनेगा, पॉलीमर। और जो HOH निकले हैं वो आपस में मिलेंगे तो दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, वाटर। नाउ इफ यू रिमेंबर, हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ा था कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन वो टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन है जिसमें मोनोमर्स कंबाइन होकर पॉलीमर बनाते हैं और पॉलीमर के साथ एक स्मॉल मॉलिक्यूल, एक बाय प्रोडक्ट बनता है जैसे कि वाटर। ठीक है भाई, ये बात सबको समझ में आ रही है। एक मोनोमर से H निकलेगा, दूसरे मोनोमर से OH निकलेगा, दोनों मोनोमर्स की वैलेंसी फ्री होंगी, बॉन्ड बनेगा, पॉलीमर बनेगा। और जो HOH निकले वो मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर। तो इस तरह से 2 चीजें बन रही हैं, एक पॉलीमर बन रहा है और दूसरा बाय प्रोडक्ट बन रहा है, वाटर। तो बेटा जब पॉलीमर के साथ बाय प्रोडक्ट भी बनता है तो ऐसी पॉलीमराइजेशन को कहते हैं कंडेंसेशन। और अगर सिर्फ पॉलीमर बने, पॉलीमर के साथ कोई बाय प्रोडक्ट ना बने, तो बेटा ऐसी पॉलीमराइजेशन को क्या कहा जाता है, एडिशन। लिविंग बॉडीज के अंदर एडिशन नहीं होती, क्या होती है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है भाई, ऑल एनाबॉलिक प्रोसेसेस इन लिविंग सिस्टम टेक्स प्लेस बाय कंडेंसेशन। एनाबॉलिक प्रोसेसेस का मतलब क्या होता है,
एनाबॉलिज्म क्या होता है बेटा? स्मॉल मॉलिक्यूल्स का आपस में कंबाइन होकर बड़े मॉलिक्यूल फॉर्म करना। तो बेटा सारे के सारे एनाबॉलिक प्रोसेसेस जो होते हैं लिविंग सिस्टम में वो कंडेंसेशन से होते हैं, और इसको डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस? क्योंकि वाटर मोनोमर्स कंबाइन हो रहे हैं, वाटर रिमूव हो गए। वाटर का रिमूव होना क्या कहलाता है? डिहाइड्रेशन। और बेटा पॉलीमर का बनना क्या कहलाता है? सिंथेसिस। तो बेटा वाटर की रिमूवल से पॉलीमर बन रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। ठीक है भाई। अब ये देखें डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ये दो मोनोमर्स हैं, अमीनो एसिड कहा जाता है इन्हें, पढ़ेंगे इनके बारे में आगे। देखो एक से H निकल रहा है, दूसरे से OH निकल रहा है। H और OH वाटर बन के निकल गए। यहाँ से H निकला, इस नाइट्रोजन की वैलेंसी फ्री हुई। यहाँ से OH निकला, इस कार्बन की वैलेंसी फ्री हुई। इस कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान देखो क्या फॉर्म हो गया? बॉन्ड। तो मोनोमर्स जुड़ गए, पॉलीमर बन गया। ठीक है। और HOH के जुड़ने से क्या बन गया? H2O। तो ये हो गया कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन। सेकंड प्रोसेस जो मैंने आपको बताया इन्वॉल्व है वो क्या है बेटा? हाइड्रोलिसिस। और हाइड्रोलिसिस कैसे होता है? द डीकम्पोजिशन ऑफ पॉलीमर इनटू मोनोमर्स टेक्स प्लेस बाय हाइड्रोलिसिस। आपको बताया बेटा कि जो पॉलीमर बड़ा मॉलिक्यूल टूटता है लिविंग बॉडी में, मोनोमर्स बनते हैं, ये कौन से केमिकल रिएक्शन के जरिए होता है? हाइड्रोलिसिस। और ये कंडेंसेशन का उल्टा है। कंडेंसेशन में एक से H निकलता था, दूसरे से OH, और मिलकर वाटर बनाते थे। यहाँ बेटा वाटर ऐड होगा, वाटर ब्रेक होगा H और OH में। ठीक है बेटा, इससे बॉन्ड ब्रेक होगा और एक मोनोमर को जिससे H निकला था उसे H वापस मिल जाएगा, जिससे OH निकला था उससे OH वापस मिल जाएगा। एंड दैट्स हाउ पॉलीमर ब्रेक होगा और मोनोमर्स फॉर्म होंगे। सारे कैटाबॉलिक प्रोसेसेस, यानी बेटा लिविंग बॉडी में बड़े मॉलिक्यूल्स जो छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं, वो सारे कैटाबॉलिक प्रोसेसेस कैसे होते हैं? हाइड्रोलिसिस से। स्पेशली बेटा डाइजेशन। आपको पता है ना बेटा डाइजेशन का मतलब क्या होता है? डाइजेशन क्या है? बड़े मॉलिक्यूल्स का छोटे मॉलिक्यूल्स में, जो खाने में फूड में बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन एंड नंबर ऑफ एंजाइम्स आर इन्वॉल्व। एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ठीक है भाई, ये भी केमिकल प्रोसेस है ना, तो इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ कि भाई जिस तरह हम केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस में कैटलिस्ट यूज करते हैं उसको स्पीड अप करने के लिए, इसी तरह लिविंग बॉडी में भी सैकड़ों हजारों केमिकल रिएक्शंस जो हो रहे हैं उनको स्पीड अप करने के लिए एंजाइम्स मौजूद, कैटलिस्ट मौजूद होते हैं जिन्हें एंजाइम्स कहा जाता है। तो बेटा हम जो खाना खाते हैं उसमें बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना हाइड्रोलिसिस से होता है। और बहुत सारे एंजाइम्स जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं उन्हें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स इसी वजह से कहा जाता है। तो बेटा बायो वाले बच्चों के लिए बहुत काम की बात है, इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए भी इनफैक्ट ये बहुत काम की बात है, क्योंकि एंजाइम्स का टॉपिक है केमिस्ट्री ऑफ लाइफ में कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स are called hydrolytic enzymes because they perform hydrolysis and break large molecules present in the food into smaller molecules. Now this is the diagrammatic representation. बेटा ये सक्रोज है, दो मोनोमर्स का कॉम्बिनेशन है। रेड लाइन से जो बॉन्ड शो हो रहा है बेटा इसे ब्रेक होना है। तो ये कैसे ब्रेक होगा बेटा? वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होगा, इस ऑक्सीजन को H मिलेगा, देखो OH, ठीक है, और इस कार्बन को OH मिलेगा। That's how this bond will be cleaved. तो ये हो गया कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलिसिस। अब बेटा कार्बोहाइड्रेट्स, द फर्स्ट मेन टॉपिक एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोथ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री स्टूडेंट्स। बेटा सबसे ज्यादा डिटेल में यही, और सबसे पहले हमेशा जिस ग्रुप को स्टडी किया जाता है वो कार्बोहाइड्रेट्स ही है। अगर वर्ड की बात की जाए, वर्ड कार्बोहाइड्रेट
किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो लफ्ज कार्बोहाइड्रेट का मतलब है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बो कार्बन, हाइड्रेट का मतलब क्या होता है बेटा, वाटर। तो वर्ड कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या है, हाइड्रेट ऑफ कार्बन। और इनका ये नाम रखने की वजह है इनका एम्पेरिकल फॉर्मूला। बेटा इस ग्रुप के इनिशियली जितने मेंबर डिस्कवर हुए सबके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1, यानी जो वाटर में होता है। बेटा वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। क्या रेशियो है बेटा, 2:1। तो बेटा इनिशियली इस ग्रुप के जितने मेंबर डिस्कवर हुए उन सब में कार्बन के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 था, यानी वो रेशियो जो वाटर में होता है। तो सबका इंपेरिकल फॉर्मूला इस शक्ल में बनता था जैसे कार्बन के साथ वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड है। ठीक है बेटा, ऐसा है नहीं, लेकिन रिप्रेजेंटेशन इस तरह की आ रही है जैसे कार्बन के साथ वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड है। इसी वजह से इस ग्रुप का नाम क्या रख दिया गया, कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। अब जैसे कि बेटा ग्लूकोज का फॉर्मूला देखो, C6H12O6। बेटा जब आप इसको कैंसिल करोगे 6 से तो CH2O आ जाएगा, कार्बन के साथ H2O अटैच है। सक्रोज को कैंसिल करोगे जब भी CH2O आएगा, स्टार्च जब भी CH2O आएगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, इनिशियली जितने मेंबर्स डिस्कवर हुए ज्यादातर में ऐसा ही था जैसे कार्बन के साथ वाटर मॉलिक्यूल अटैच। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा भी होते हैं जिनका ये सेम फॉर्मूला हो सकता है। जैसे लैक्टिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन देखो फॉर्मूला क्या है, C3H6O3। सिंप्लीफाई करोगे तो CH2O आ जाएगा। एसिडिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड है, C2H4O2। सिंप्लीफाई करोगे CH2O आ जाएगा। तो बेटा ये बात इनिशियली तो इस तरह से हो गई, लेकिन बाद में पता चला कि कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा भी सब्सटेंसेस हो सकते हैं जिनमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 हो। ठीक है बेटा, जैसे कार्बन के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड है, तो क्या हम उन्हें भी कार्बोहाइड्रेट कह दें, नहीं कह सकते। और बेटा कार्बोहाइड्रेट ग्रुप के ही कुछ ऐसे मेंबर्स भी डिस्कवर हुए जिनमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 नहीं है। जैसे रेमनोस। बेटा रेमनोस का फॉर्मूला है C6H12O5। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई, होगा ही नहीं है, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 नहीं आएगा। इसी तरह बेटा डीऑक्सी राइबोस C5H10O4, इसमें भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 नहीं आएगा। तो देखो बेटा इनिशियली तो इसको इसी तरह से डिस्क्राइब किया गया कि भाई कार्बोहाइड्रेट्स, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, वो तमाम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जिनमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 है। ठीक है बेटा, और एम्पेरिकल फॉर्मूला इस शक्ल में आता है जैसे कार्बन के साथ वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड है। लेकिन बेटा कार्बोहाइड्रेट्स के बाद में पता चला कि कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा भी कुछ सब्सटेंसेस हो सकते हैं जिनमें ये सेम बात फॉलो हो रही है। और बेटा कार्बोहाइड्रेट ग्रुप के कुछ मेंबर हो सकते हैं जिसमें ये बात फॉलो ना हो रही है। तो बाद में बेटा इसकी प्योर केमिकल डेफिनेशन बनाई गई। और बेटा प्योर केमिकल डेफिनेशन क्या है, पॉलीहाइड्रो ऑक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। ठीक है बेटा, प्योर केमिकल डेफिनेशन क्या बनाई गई इसकी, पॉलीहाइड्रो ऑक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन। बेटा आप सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो, स्पेशली बेटा मेरे बच्चे जिन्होंने सेकेंड ईयर में ऑर्गेनिक पढ़ी। बेटा क्या मैं आपसे बोलूं अगर के 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड बनाओ, प्रोपेनल, तो बना सकते हैं आप लोग, कोई मसला तो नहीं है बनाने में। जब आप 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड बनाओगे यानी प्रोपेनल बनाओगे तो उसमें पहला कार्बन कौन सा होगा, कार्बोनाइल CHO वाला, उसके नीचे CH2 CH3। उसमें मैं बोलूँ बेटा नीचे वाले जो 2 कार्बन है, ठीक है बेटा, उनमें से एक H हटा के OH लगा दो, तो ये काम कर सकते हो आप लोग। तो बस वो क्या हो गया, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और वही कार्बोहाइड्रेट है। सिमिलरली मैं आपको 3 कार्बन वाला कीटोन बनाओ, पहला कीटोन जो होता है प्रोपेनोन, एसीटोन, और पहले और तीसरे कार्बन से एक एक H हटा के OH लगा दो, कर लोगे ये काम, कोई मसला तो नहीं है, स्ट्रक्चर बना लोगे। बेटा ऑर्गेनिक की नॉलेज जितनी अच्छी होगी ये बातें आपके लिए उतनी आसान हो जाएंगी। ठीक है ना। तो क्या फॉर्म हो जाएगा, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। ठीक है बेटा, तो कार्बोहाइड्रेट्स केमिकली वो एल्डिहाइड्स या कीटोन्स हैं जिनके हाइड्रोजन, जिनमें
जो चेन के कार्बन है उनके एक एक हाइड्रोजन किससे रिप्लेस हुए हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। ठीक है बेटा, कार्बोनाइल कार्बन के अलावा जो कार्बन है उनका एक एक हाइड्रोजन किससे रिप्लेस हुआ है, OH ग्रुप से। तो क्या फॉर्म हो गया, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। तो केमिकली कार्बोहाइड्रेट्स या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शनल ग्रुप्स। और याद रखिएगा बेटा, कार्बोहाइड्रेट के एसेंशियल एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। व्हाट डू यू मीन बाय एसेंशियल एलिमेंट्स? बेटा एसेंशियल एलिमेंट्स उन एलिमेंट्स को कहा जाता है जो कि लाजमी होंगे, जिनके बगैर कार्बोहाइड्रेट पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि इन तीन के अलावा कोई एलिमेंट नहीं हो सकता, भाई किसी में नाइट्रोजन भी होता है, किसी में फास्फोरस भी होता है, किसी में सल्फर भी होता है, लेकिन ये तीन लाजमी होंगे। एसेंशियल एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स जिनके बगैर वो कंपाउंड फॉर्म हो ही नहीं सकता। और बेटा हमारे सेल्स का 4% कार्बोहाइड्रेट होता है। हमारे सेल का जो ड्राई वेट है उसका 4% मास जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स का मास है। मेनली बेटा इनका काम क्या होता है, हमारे सेल्स के अंदर फूड स्टोरेज करना, कुछ स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। ये बात बायोलॉजी वालों के लिए काम की, इंजीनियरिंग वाले इस पॉइंट को सुनने से गुरेज कर सकते हैं। तो बेटा फूड स्टोरेज स्ट्रक्चर बनाना, जैसे कि सेल वॉल सेलुलोज से बनता है, सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट है। ऐसे ही बेटा बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकैन होता है जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है। सिग्नल ट्रांसडक्शन, बेटा सिग्नल ट्रांसडक्शन के अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं रिसेप्टर्स, क्योंकि यही है ना बेटा, रिसेप्टर्स होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। तो ग्लाइकोप्रोटीन में प्रोटीन के साथ साथ कौन होता है, कार्बोहाइड्रेट। और जब नर्व इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जानी होती है तो ऑब्वियसली बेटा साइनैप्स में जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है वो अपने रिसेप्टर पे जाके बाइंड करता है। रिसेप्टर कौन है, ग्लाइकोप्रोटीन है। ग्लाइकोप्रोटीन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। सेल रिकॉग्निशन भी फिर इसी तरह होती है बेटा। सेल रिकॉग्निशन इम्यूनिटी में पढ़ा होगा आप लोगों ने, कि जो सेल्स की पहचान करते हैं ना, हमारे हमारे जो इम्यून सेल्स हैं, उन्हें कैसे पता चला कि ये बाहर का सेल है, इसको मारना है, ये बंदा बाहर से आया और ये अपना बंदा है। तो जो सरफेस मार्कर्स होते हैं सेल के जो कि पहचान कराते हैं वो भी ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। और ऑब्वियसली ग्लाइकोप्रोटीन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। सो देयर आर सो मेनी फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हमारे बच्चों के अंदर कमियां और खामियां ये होती हैं कि जब भी उनसे पूछा जाता है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो सबके दिमाग में बस एक आ रहा होता है, दैट इज इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। अच्छा सही है, पहला यही होना चाहिए पॉइंट, लेकिन आखिरी नहीं है। ठीक है बेटा, अब मसला है कि जब भी बच्चों से पूछते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शन बताओ, सबके जहन में एक बात आती है कि इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। सही है बेटा, है। और बताओ, तो फूड स्टोरेज, और बताओ स्ट्रक्चर मेकिंग, और बताओ नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन, और बताओ बेटा सेल रिकॉग्निशन। यू मस्ट नो। अब जाहिर है बेटा इंटरमीडिएट लेवल पे चल जाती है लिमिटेड नॉलेज, तो जब आप एमकेट प्रिपरेशन कर रहे हो तो लिमिटेड नॉलेज आपके लिए काम नहीं आएगी। कीप दिस इन योर माइंड। ठीक है बेटा, सो यू हैव टू बी प्रिसाइज एंड यू हैव टू बी द पर्सन हैविंग ह्यूज नॉलेज, अगर आप एमकेट अच्छी तरह से अपेयर करना चाहते हो। क्लियर होगी बेटा यहाँ तक बात सबको? अच्छा भाई, इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आएगी और ये सबसे मेन चीजें जो यहाँ स्टडी करनी है, इसको मैं बेटा अगली मीटिंग में स्टार्ट करूंगा। इस मीटिंग को मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, अल्लाह।